हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी डायरेक्ट टैक्स की स्ट्रैटेजी बताई थी और बताया था कैसे मैंने प्रिपेयर वगैरह किया है और एग्ज़ाम कैसे मैंने अटेम्प्ट वगैरह किया है। बाकी अब मैं आपको अपनी एससीएमपी की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। एससीएमपी के क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 40 to 45 मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेड है इस पेपर में, बट एक्चुअली मेरे को 47 मार्क्स मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं हैं बाकी, लेकिन मैं आपको फिर भी अपना स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि क्या अगर वो आपको कुछ हेल्प कर सकता है। और मैं आपको साथ साथ अपनी मिस्टेक्स भी बता देता हूँ कि शायद मेरे से जो जो गलतियाँ हो गई तो वो आप ना रिपीट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले मैं बता, ये जो आपके सामने है ये मेरा एग्ज़ाम डे का स्ट्रेटजी है। जब मैंने 3 दिन एक्सक्लूसिवली रखे थे एससीएमपी के लिए तो मैंने एक लिस्ट बनाया था कि मैं किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ूंगा ताकि मेरा जो सारे चैप्टर्स कवर भी हो जाएं और मेरा जो फ्लो है वो भी ना टूटे। तो सब चैप्टर्स के लिए मैंने प्लॉट किया था कि कौन सा चैप्टर मेरे को, ये मेरा प्रेफरेंस था कि मेरे को कौन सा चैप्टर ईजी लगता है, कौन सा मॉडरेट लगता है और कौन सा हाई डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैंने सारी अपने प्लॉट कर दिए थे। तो मैंने इनको इस हिसाब से प्लॉट किया था कि इसमें जो है सबसे पहले मेरा इजी चैप्टर करके एक फ्लो बन जाए, उसके बाद मैं मॉडरेट चैप्टर करूँ, फिर एक डिफिकल्ट चैप्टर करके फिर मॉडरेट चैप्टर करूँ और लास्ट में मैं इजी चैप्टर्स करने वाला था। सो दैट लास्ट में जब प्रेशर ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है तो मैं आराम से इन चैप्टर्स को कवर कर लूँ। साथ साथ मैंने इनके साथ ये भी मेंशन किया था कि कौन सा प्योरली थ्योरी है, कौन सा न्यूमेरिकल है या थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों है। तो इससे मेरे को क्या हेल्प हुआ था कि मेरे को पता था कि मेरा जो फ्लो चल रहा है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है और मैं कितना कुछ कवर करता जा रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ माई एग्जाम का प्रिपरेशन। उसके बाद यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो मैंने लिखा हुआ है इसलिए अलग से लिखा हुआ है बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरा एग्जाम से पहले नहीं हो पाया था ठीक से। तो मैंने सोचा था अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं शायद कुछ फार्मूलेज वगैरह लर्न कर लूँगा 2 आवर्स के स्लॉट निकाल के, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया था बिकॉज टाइम कम रह गया था और मैंने फिर छोड़ के ही गया था मैं अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को नहीं कर पाया था एग्जाम्स के लिए। अब इसके बाद अगर मैं आपसे जनरल बात करूँ अपने पॉइंट्स की प्रॉपर जो कि प्रिपरेशन मैंने फॉलो किया था, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 3 जो चीज़ आपको फॉलो करनी है वो ये है कि कवर एवरीथिंग, लर्न एवरीथिंग एंड प्रैक्टिस एवरीथिंग ना। इसका मतलब ये है कि कवर एवरीथिंग, आप एससीएमपी में सिर्फ 11 चैप्टर्स हैं और किसी भी टॉपिक में से, किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में से 20 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं कि आप सिलेक्टिव स्टडी कर लें या किसी भी एबीसी पे चले जाएं। ऐसा कभी मत कीजिएगा। एससीएमपी अगर आपको पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ें, तभी आप श्योर हो सकते हैं कि आप इसमें पास हो रहे हैं, नहीं तो इसमें मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद लर्न एवरीथिंग। एज यू नो इसमें थ्योरी पार्ट काफ़ी ज़्यादा है और थ्योरी पार्ट होने के साथ साथ आपको बहुत स्पेसिफिकली कीवर्ड्स ही लिखने हैं क्योंकि ऑडिट की तरह यहाँ पर भी आपको जनरल आंसर के लिए कोई नंबर नहीं मिलता है। आपको जो भी पॉइंट्स लिखने हैं वो आप बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड जो बुक में हैं उनको आप सजेस्टेड से मैच करके तभी लिखें, ऐसे आप हैफेज़ेड कुछ नहीं लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको करना है प्रैक्टिस एवरीथिंग। रीज़न बीइंग एग्जाम में टाइम रहता है बहुत ज़्यादा कम, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो एक तो आप लंबे लंबे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के होता है उसमें गलती कर देंगे और उसके अलावा आपका जब प्रैक्टिस किया हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो कि आप नहीं चाहेंगे क्योंकि एससीएमपी का पेपर बहुत लेंदी आता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप पेपर कंप्लीट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, मेंशन की हुई हैं। और मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, नो एबीसी एनालिसिस प्लीज़। रीज़न बीइंग अगर जो भी एबीसी एनालिसिस है एससीएमपी को वो कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में फेल हो सकता है। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो मई 19 में प्राइसिंग डिसीजन से भर भर के क्वेश्चंस पूछ लिए थे और मेरा ये अटेम्प्ट अभी नवंबर 22, चूँकि मेरी को गलती हो गई कि मैंने बजटरी कंट्रोल अच्छे से नहीं किया था और इस कारण से मेरे नंबर भी आप देख पा रहे हैं कितने कम हैं। तो बजटरी कंट्रोल से इस बारी भर भर के क्वेश्चंस पूछ लिए थे और मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ उन क्वेश्चंस में, क्योंकि मेरे इस चैप्टर पे पकड़ नहीं थी, क्योंकि मैं भी एबीसी एनालिसिस थोड़ा सा फॉलो कर रहा था क्योंकि लोग कह रहे थे कि बजटरी कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कमिंग टू जनरल पॉइंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगा कि टेक अ गुड क्वेश्चन बैंक। आपको एक क्वेश्चन बैंक ले लेना चाहिए क्योंकि जो एसएमपी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत अलग अलग जगह पे क्वेश्चंस हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने स्टडी मटेरियल या सिर्फ एमटीपी आरटीपी कर ले तो हो जाएगा। आपको केस स्टडी डाइजेस्ट के भी सारे क्वेश्चंस करने हैं और वो क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज अरेंज नहीं है तो आपको करने में वहाँ से दिक्कत जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक क्वेश्चन बैंक ले लें। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने ये वाला क्वेश्चन बैंक रेफर किया था। ये मोनिश कन्हापर सर का क्वेश्चन बैंक है और इसका बेस्ट पार्ट ये था कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज अरेंज किया गया था। तो ये मेरे को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था कि इसके सारे क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज थे तो मैं टॉपिक रिवाइज करने के बाद तुरंत से उसके जो भी क्वेश्चंस होते थे, जो भी उसकी केस स्टडीज होती थी वो मैं कवर कर लेता था। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यही क्वेश्चन बैंक ले, बट आपको जो भी सूटेबल लगता है वो वाला क्वेश्चन बैंक ले। बट ट्राई कीजिएगा कि उसमें क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज अरेंज हो और क्वेश्चन सारे कवर हुए हों, मतलब हर जगह से उठाए हुए हो। इवन दो फॉर दैट मैटर जो स्टूडेंट जनरल में भी क्वेश्चन आए हैं वो भी कवर होने चाहिए। उसके बाद मैं बोलूँगा बी क्वेश्चन ओरिएंटेड एंड नॉट कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड।
जैसे डायरेक्ट टेक्स्ट में तो मैंने आपको बोला था कि आप कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक होकर पढ़ें, लेकिन एससीएमपी के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप क्वेश्चन स्पेसिफिक होकर पढ़ें, क्योंकि नया क्वेश्चन जो है उसमें जो थ्योरी पार्ट है वो तो आपका बहुत ही लक पे बेस्ड रहेगा कि जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं वही एक्चुअली सजेस्टेड में आएंगे या नहीं आएंगे। बट जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनकी थ्योरी आपको एक्जैक्टली सेम लिखनी है, और उनका न्यूमेरिकल पार्ट भी आपके लिए ईजी बन जाएगा अगर आपने पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। एससीएमपी में एज वी ऑल नो बहुत भर भर के हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप वो सारे क्वेश्चन अगर कर लेंगे और कॉन्सेप्ट्स अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे भी रहेगा तब भी आपका क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। तो आप एक बार फटाफट अपना कॉन्सेप्ट्स का एक बेसिक नॉलेज लेके कॉन्सेप्ट को एक बार ही रीड थ्रू कर लीजिए, उस पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कीजिए। आई वुड सजेस्ट कि आप अपना ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि एससीएमपी में क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो ही आपका कुछ होगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में कुछ भी। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगा, बी सेल्फ रिलायंट विद मिनिमम टाइम स्पेंड ऑन क्लासेस और रिविजन्स। नाउ दिस इज़ वन थिंग आई वांट टू स्पेसिफिकली मेंशन, बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं आपने क्लासेस कहाँ से ली थी, क्लासेस कहाँ से ली थी। तो 8 सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं उससे ज़्यादा एक तो ओपन बुक में मेरे को लगता है कि कोई भी क्लासेस की नीड्स नहीं है। उसके अलावा जो सेकंड पेपर है जिसमें मुझे लगता है कि कोई भी क्लासेस की नीड नहीं है, इवन दो ये पेपर इतना डिफिकल्ट होने के बावजूद, वो है एससीएमपी। रीज़न बीइंग इन दी एंड इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इतना कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। डिफिकल्टी ये है कि आप जो क्वेश्चंस हैं वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, आप जो थ्योरी है उसके कीवर्ड्स नहीं लिख पा रहे हैं। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम यू हैव। अंडरस्टैंड करने की अगर बात करें तो एससीएमपी में अंडरस्टैंड करने जाता है इतना कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अलावा आप कुछ भी आराम से सिंपल 2-3 रीडिंग लगा के अपने आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी क्लासेस के पीछे इतना मत भागिए। और इवन फॉर दैट मैटर अगर आपको कुछ टॉपिक्स नहीं आ पा रहे हैं खुद से, तो आप ले लीजिए क्लास, लेकिन उसको आप बस एज अ रेफरेंस यूज़ कीजिए, उस पर ज़्यादा टाइम मत दीजिए। आप जितना ज़्यादा खुद से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा खुद से हाथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वही आपको इन द एंड फ़ायदा पहुंचाएगा। क्लासेस पर टाइम वेस्ट ज़्यादा मत कीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि उनसे कुछ नहीं होने वाला है। इन द एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपका जो कीवर्ड्स की जो नॉलेज है वही काम आने वाली है आपके। चलिए ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट जो आपको कहना चाहूँगा कि ट्राई टू लर्न थिंग्स। अभी ये मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि याद करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, क्योंकि एक तो आपके पास में टाइम नहीं होगा कि आप सोच सोच के लिखें, और दूसरी बात आप अगर कुछ याद करा हुआ नहीं लिखेंगे, आई मीन जनरल चीज़ें लिखेंगे, तो उसमें कुछ नंबर नहीं मिलते हैं। उसके अंदर सिमिलर लाइंस, अगेन आई एम सेइंग जनरल आंसर कोई नंबर नहीं मिलते हैं, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। आप जनरल आंसर बिल्कुल लिखने की कोशिश भी मत कीजिएगा। या तो आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप हाथ बढ़ाइए, नहीं तो आप ऐसे जनरल आंसर कुछ में लिखिए कुछ। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बुक से लिख रहे हैं चीज़ों को तो फिर भी आप लिख दीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है आप खुद ही बना बना के लिख रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होता। इवन फॉर दैट मैटर वो पेपर चेकर का टाइम वेस्ट करता है, उसका वो इरिटेट हो जाएगा, उसके पास एक बैड इंप्रेशन जाएगा आपका कि आप ऐसे भेड़ के कुछ भी लिख रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अब न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको अगेन दोबारा से बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चंस पे स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस ही आपका बेस्ट चांस है नाम नंबर लाने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन अगर नए आ गए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है एससीएमपी का नया क्वेश्चन संभालना है, तो टाइम इतना कम होता है एग्जाम में कि आप नया क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लगा देंगे कि आपका सब कुछ बिखरता चला जाएगा। इसलिए आप जो रिपीटेड क्वेश्चन उनको फटाफट ट्रैक करके आप उनको कर लीजिएगा। और एक और चीज़ मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एससीएमपी में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मेरे को भी नहीं आते थे और बहुत लोग होते हैं इनको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं आप उनमें प्लीज़ एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। रीज़न बीइंग लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल के, और क्या काफ़ी ज़्यादा लंबा जाता है क्वेश्चन, टेबल्स बनती हैं। तो उसमें अगर आपकी सिली मिस्टेक हो गई तो एक तो थ्योरी में भी ना मार्क्स कम मिलते हैं, ऊपर से अगर आपके न्यूमेरिकल भी मार्क्स कट गए तो आपके मार्क्स बहुत नीचे चले जाएंगे। इसलिए आप स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा केयर रखिएगा जब भी आप कोई सा भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ फाइंड योर गुड चैप्टर्स। नाउ ये बहुत ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट के लिए होता है लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एससीएमपी सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फाइंड योर गुड चैप्टर्स। मेरे जो गुड चैप्टर्स थे मैंने फाइंड किए थे, मेरे को लगता था 2, 3, 4 और 8, ये जो तीनों चैप्टर, ये 4 जो चैप्टर्स थे मेरे को बहुत ईजी लगते थे। और ट्रांसफर प्राइसिंग तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता था, मतलब अभी तक मेरे को उसके हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन सब कुछ याद है। इसके क्वेश्चन भी बहुत लिमिटेड हैं, बहुत स्कोरिंग भी है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी थ्योरी भी बहुत स्पेसिफिक है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आप भी अपना, ये मेरा प्रेफरेंस है, आपका अपना जो भी होगा आप पढ़ेंगे जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको किसमें जिस चैप्टर में ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसे अपने 3-4 गुड चैप्टर्स फाइंड कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आपके पास एग्जाम का पेपर आएगा तो आपके पास पता है कि आपको 3-4 चैप्टर अच्छे से आ जाए, इनके क्वेश्चन फटाफट ढूंढ लीजिएगा और फिर फटाफट उनको कर लीजिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। मेरे क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो आपने देखी होगी कि मैंने अपने फटाफट ढूंढ लिए थे, थ्रूपुट का क्वेश्चन ढूंढ लिया था, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन ढूंढ लिया था, जेट का क्वेश्चन ढूंढ लिया था। तो ये सब इसमें से आए हुए थे, तो मैंने ये फटाफट कर लिए थे। तो इससे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस अप हो गया और 40 मार्क्स तो मेरे बन रहे थे। मैंने आपको बताया था अपनी पेपर
पेपर में वाली वीडियो में, तो वहाँ पे ना कॉन्फिडेंस अप हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ नेक्स्ट पेपर में या उसके बाद भी या पेपर वाले दिन भी, कि कम से कम 40 तो मेरे आ ही जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने गुड चैप्टर्स ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि थ्योरी पार्ट जो है आपको प्रैक्टिकल या थ्योरी क्वेश्चन का जो भी है आपको खुद से कवर करना है। उसके अलावा मैं कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखता है जिसमें थ्योरी कुछ भी लिखी हुई है तो वो स्पेसिफिकली ध्यान दें, क्योंकि एससीएमपी में हमको पता है जो स्टडी मटेरियल में जो थ्योरी दी हुई है चैप्टर की, जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी दी गई है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है, और केस स्टडीज़ के जो आंसर्स दिए हैं उसमें काफ़ी सारे नए नए पॉइंट्स दिए होते हैं उस टॉपिक के। तो आपको वो सारे पॉइंट्स भी कवर करने होते हैं, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखा है तो आप आंसर लिख लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आंसर्स हैं केस स्टडीज़ के वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है थ्योरी। तो आपको थ्योरी पार्ट हर एक क्वेश्चन का अलग से कवर करना है। आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि अगर आपने उसका थ्योरी चैप्टर में से पढ़ा है तो आप आंसर का थ्योरी भी लिख देंगे, क्योंकि आंसर में जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर होते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर होते हैं, वो करना है। तो ये लिस्ट है स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, स्टूडेंट जर्नल, केस स्टडी डाइजेस्ट, और उसके बाद लास्ट जो केस स्टडीज हमारे लास्ट स्टडी मटेरियल की लास्ट चैप्टर में दी हुई है वो। नौ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है, मेरे को भी काफ़ी डिफिकल्ट लगता था, मेरा छूट गया था। अभी आपकी चॉइस है, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। 10 या मैक्सिमम 20 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन हमें छोड़ना ही होता है। तो मेरा आपको बताया था मैंने पेपर में कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखते ही मैंने छोड़ दिया था। बाकी इट्स अप टू यू, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कवर एवरीथिंग, बट इवन इफ यू डोंट डू 100% इट्स ओके, बट यहाँ पे आप सिर्फ एक ही चैप्टर छोड़ सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा आगे। तो अब बताने वाला हूँ मैं आपको ड्यूरिंग द फाइनल प्रिपरेशन और एग्ज़ाम से एकदम पहले या एग्ज़ाम वाले दिन का क्या मेरा प्लान था या मैंने क्या फॉलो किया था। सबसे पहले तो प्रिपेयर अ लिस्ट, आपको शुरुआत में वीडियो की दिखाई थी, मैंने एक लिस्ट बनाई थी चैप्टर्स की कि मैं कैसे कैसे किस फ्लो में चलने वाला हूँ, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको उस टाइम पहचान के तब बनानी है लिस्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बनाया है उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लो या किसी और ने जो बोला है वो ब्लाइंडली फॉलो कर लो। आप अपना चेकिए आपको कौन सा चैप्टर ईजी लगता है, जैसे मेरे को तो 2, 3, 4 और 8 ऐसा लगता था, आपको कोई और लग सकता है, आप उसके हिसाब से अपनी लिस्ट बनाइए। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है, जैसे मेरे को तो नहीं बन पा रहा था कि मेरा स्टैंड कॉस्टिंग कर लूँ, तो आप सिर्फ एक चैप्टर छोड़ सकते हैं। मैंने 2 छोड़े थे और वहाँ मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने बजटरी कंट्रोल और स्टैंड कॉस्टिंग दोनों छोड़ा था, और आप देखिए मेरे मार्क्स कितने नीचे चले गए। तो इसलिए आप मैक्सिमम एक ही चैप्टर छोड़ सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, क्योंकि आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप एक अगर चैप्टर छोड़ेंगे तो अब एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो वो तो छोड़ना ही है आपको। अगर एक एक्स्ट्रा और भी आएगा तो भी आप छोड़ने के स्कोप में रहेंगे कि चलो 80 मार्क्स या 90 मार्क्स तो अपने हाथ में रहेंगे। बट अगर आपने 2 चैप्टर छोड़ दिए और उनमें से भर भर के क्वेश्चन आ गए, जैसे कि मेरे अटेम्प्ट में आए हैं, तो फिर आपका 50-55 मार्क्स का पेपर छूट जाएगा। जैसे कि मेरा एक्स्ट्रा कॉस्टिंग का 10 मार्क्स का छूट गया और 30 मार्क्स का बजटरी कंट्रोल का मैं ठीक से नहीं कर पाया। सो यू कैन सी मेरा पेपर का कितने बुरे हालत हुए हैं ना। उसके बाद न्यूमेरिकल और थ्योरी जो भी है, अपना चॉइस, अपना फोकस एरिया चूज कर लीजिए। अगर आप दोनों पे कर सकते हैं वेल एंड गुड, बट अगर आप दोनों पे नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने भी नहीं कर पाया था, तो मैंने अपना फोकस एरिया चूज कर लिया था। मेरा फोकस एरिया न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने थ्योरी करी नहीं, थ्योरी भी करी थी मैंने, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे था, जो मैंने पेपर में भी फॉलो किया। पेपर में मैंने न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व किए थे। अब ये आप देखिए कि आपको क्या ईजी लगता है, थ्योरी करना, न्यूमेरिकल करना। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको दोनों में से कुछ को छोड़ना नहीं है, एक को फोकस ज़्यादा करना है, ताकि पेपर में आपको कॉन्फिडेंस अप रहे। वो वाले क्वेश्चन आप कर लो तो कॉन्फिडेंस अप हो जाए। लेकिन फॉर दैट मैटर आप बिल्कुल भी थ्योरी को मतलब मैंने जब न्यूमेरिकल को फोकस किया तो मैंने थ्योरी छोड़ी नहीं। सिमिलरली आप भी अगर थ्योरी कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल को बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा, दोनों को ही बैलेंस बना के रखिएगा। अब कमिंग टू द पेपर राइटिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पेपर राइटिंग में हमेशा बार बार आपको हर वीडियो में जो भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा सब में मैं कहूँगा पेपर राइटिंग इज़ द की। पेपर राइटिंग ही आपको मेक या ब्रेक करती है। तो मैं पेपर राइटिंग के लिए आपको मेरा अपना स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया था एससीएमपी में। तो डू नॉट गो इन डेप्थ ऑफ ऑल क्वेश्चंस। नाउ दिस इज वेरी स्पेसिफिकली आई एम सेइंग फॉर एससीएमपी, क्योंकि तो क्वेश्चन इतने लंबे लंबे आते हैं और क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट से आ जाते हैं। तो अगर आप हर एक क्वेश्चन के इन डेप्थ में जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे, अब लास्ट में देख के पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है, तो मैंने जो स्ट्रॉन्ग मेरे पॉइंट्स थे सिर्फ मैंने उन्हीं को फोकस किया, मैंने उन्हीं चैप्टर्स को उठाया और उन्हीं पे फोकस किया अपना। इससे मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को वो क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि वो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे, उसका मेरे को हर एक क्वेश्चन कवर किया था, हर एक टॉपिक कवर किया था। तो आपको भी अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको पहले पढ़ लेना है, ताकि आपको 2-3 क्वेश्चंस आते हो तो आपका एक माइंडसेट ये बन जाए कि चलो 40 तो आ जाएंगे। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो मैं स्पेसिफिकली दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन शुरुआत में नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि ये भी नहीं आ रहा है या वो भी नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम फर्स्ट मिनट इटसेल्फ।
एससीएमपी का पेपर वॉज अ लेंथीएस्ट। मैंने 8 पेपर लिखे हैं, सबसे ज़्यादा लेंथी पेपर जो मेरे को लगा वो एससीएमपी का लगा। और मैं कहूँगा 90% लोगों को एससीएमपी का ही पेपर सबसे ज़्यादा टफ या लेंथी, टफ तो नहीं बोलूँगा बट लेंथी सबसे ज़्यादा पेपर एससीएमपी का ही लगता है लोगों को। कुछ लोगों को तो आता है तब भी छोड़ना पड़ जाता है, मेरे साथ हुआ था, मेरे को सारा आता ही नहीं था, तो मेरे को तो वो चॉइस था ही नहीं कि मैं करूँ या क्या करूँ, छूटना ही था। तो मैंने अपना जो स्मार्ट प्ले किया था, मैंने 3 आवर्स अपने बाकी जो मेरे को आता था उसमें डिवोट करा था। उसके बाद ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम मैं आपको बोलूँगा कि आप ना पॉइंट्स जो थ्योरी के होते हैं, जैसे कि मेरे में गॉलरेट का 5 स्टेप मॉडल आया था, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आया था, तो 15 मिनट्स का जो टाइम होता है उसमें आपको दिख रहा है कि कोई ऐसा थ्योरी का पॉइंट आया है जिसमें आपको पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं या कोई एकदम बिल्कुल रटी हुई चीज़ लिखनी है, तब उसको पहले से कोने में पेंसिल से लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप उस क्वेश्चन को लिख रहे होंगे तब आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, और उसके अलावा आपका टाइम भी बचेगा सोचने का। तो ये मैं कहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको हेल्प करेगा। मेरे को ही काफ़ी हेल्प किया था 2 क्वेश्चंस में। उसके बाद मैं कहूँगा कि आप 2-3, मैंने अभी शुरुआत में बताया कि अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के 2-3 आंसर्स फाइंड कर लीजिए, जो क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, और उसको आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, बिकॉज दैट विल मेक और ब्रेक यू। अगर आपके 2-3 क्वेश्चन जो शुरुआत के वो अच्छे हो जाएंगे, एक तो कॉन्फिडेंस अप रहेगा, ऊपर से 40 बनने के चांसेस आपके बहुत हाई हो जाएंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चंस आपको जो करने हैं शुरुआत में बहुत अच्छे से करने हैं, और यही आपको मेक और ब्रेक करेंगे। उसके बाद अगर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपको 100 नंबर का नहीं आता है, जैसे कि मेरे को था, मेरा सिर्फ 75 मार्क्स का पेपर मेरे को आता था, मैंने 25 मार्क्स का पेपर छोड़ा था, लिटरली मैंने 25 मार्क्स का पेपर छोड़ा था और मेरे को 47 मार्क्स आए, मैंने लिखा हुआ है इस बात के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 90 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हैं, या एक 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, या 20 मार्क्स का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो आप 80 या 90 ही अटेंड करने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपना माइंड बना लीजिए। लेकिन फिर आप उस 90 और 80 को 3 आवर्स दे रहे हैं, तो आपके पास टाइम बच जाएगा, आपके पास टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो आप ट्राई कीजिए कि जो 90 मार्क्स आप लिख रहे हैं उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर दीजिए। अगर आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो एटलीस्ट आप क्वालिटी को इंक्रीज़ कीजिए कुछ बचे हुए टाइम में। ऐसा नहीं है कि ऐसा आप उसको भी ख़राब लिख रहे हैं, आपके पास फिर वो स्कोप नहीं बचता। ना लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको जो कहना चाहूँगा ये है कि आपको बिल्कुल अपना एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है 3 चीज़ों पे। पहला तो आपको 100 मार्क्स का कवर करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं आप पूरा लिख के आइएगा, पूरा लिख के आइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो भिड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो एग्जामिनर वैसे भी बिना देखे कट मार देगा। अगर आपने कुछ भी जनरल लिखा है, दे रियलाइज़, उनको सिर्फ एक नज़र में पता चल जाता है। तो अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा 100 मार्क्स कवर करने के चक्कर में। 90 मार्क्स का लिख रहे हैं, बहुत मोर देन एनफ है, 90 मार्क्स इज़ मोर देन एनफ। मैंने तो 75 ही लिखा था, बट मेरे मार्क्स भी कम ही है, लेकिन अगर 90 मार्क्स का भी लिख रहे हैं तो भी आपके एग्जामेशन बहुत आराम से आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद राइटिंग इरेलीवेंट स्टफ कोई आपको मार्क्स नहीं देने वाला है, बिल्कुल आप वेस्ट मत कीजिएगा अपना टाइम इरेलीवेंट स्टफ लिखने में। कोई पेपर चेकर कोई नंबर नहीं देता है सीएमपी में इरेलीवेंट स्टफ के लिए। उसके बाद थिंकिंग टू मच फॉर वन आंसर, आप ये मत कीजिएगा। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में मेरे को 2 पॉइंट्स नहीं आए थे, मैंने नहीं सोचा उनके बारे में, मैं उनको छोड़ के आया था, मैं उनकी जगह छोड़ के आया था। नहीं आ रहा था तो नहीं आ रहा था, बाद में आ गया मेरे को एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही, लेकिन मैंने एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल उस पर नहीं सोचा कि मेरे को नहीं आ रहा है, मेरा क्या होगा, मैंने छोड़ दिया था। तो दिस वाज द थिंग। अभी आपने देखा होगा इसमें मेरी कुछ मिस्टेक्स भी थी, कुछ मेरी चीज़ें सही भी थी। आप अपना असेसमेंट खुद कीजिए, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपना जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आप खुद ही बनाइए। थोड़ा आप मोटिवेशन ले सकते हैं दूसरों से, लेकिन आप जो भी बनाएं अपना इंडिविजुअली अपने खुद के लिए स्पेसिफिकली पॉइंट्स बनाएं, आपको जो लगता है वो करें फॉलो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आप थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर लीजिए बाकी टीचर्स वगैरह से, लेकिन करें जो भी अपने मन से ही करें। नाउ दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। सर्टिफाइड कॉपीज़ मैंने अप्लाई की हुई हैं, एससीएमपी की भी आएगी, तो मैं इनका सबका इंडिविजुअल अलग अलग चारों वीडियोस बना दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।